बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी पैसिव टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद हमारा टॉपिक है एक्टिव टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। एक्टिव टाइप के जो हमने एग्जाम्पल पढ़े थे वो थे सोडियम पंप, पोटाशियम पंप, इसके अलावा कैल्शियम पंप। इस पंप को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सोडियम पंप, पोटाशियम पंप, कैल्शियम पंप, इसके अलावा सोडियम पोटाशियम पंप और एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडो एंड एक्सोसाइटोसिस हम इसी वीडियो में डिस्कस के साथ डिटेल के साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पंप्स में से सिर्फ सोडियम पोटाशियम पंप को डिटेल के साथ पढ़ते हैं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको फंक्शन ऑफ पंप यानी जिस तरह वो फंक्शन करता है इसका मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम पंप को पढ़ते हैं कि व्हाट इज पंप। पंप क्या होता है, पंप्स क्या होते हैं। पंप एक्चुअली प्रोटीन होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। पंप्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, ये सब्सटेंसेस पार्टिकल चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, बाय द यूज़ ऑफ एनर्जी। वो एटीपी को ब्रेक करता है, स्प्लिट करता है और इससे जो एनर्जी पैदा होती है वो इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए सब्सटेंसेस का सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करता है। कभी बाहर की चीज़ों को सेल के अंदर की तरफ ले आता है और कभी सेल के अंदर की चीज़ों को बाहर सेल से बाहर की तरफ ले जाता है। तो हम इसकी डिफिनीशन इस तरह लिखेंगे, द प्रोटीन प्रेजेंट इन द membrane, the protein present in the membranes and works by the use of energy, by the use of energy, एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए ये काम करता है। अच्छा, अब हम सोडियम पोटाशियम पंप को पढ़ते हैं कि सोडियम पोटाशियम पंप जो होता है वो किस तरह काम करता है। सोडियम पोटाशियम पंप्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं अमूमन इन द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन का जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसमें ये सोडियम पोटाशियम पंप मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो मसल फाइबर होते हैं इसके मेम्ब्रेन में भी यही सोडियम पोटाशियम पंप्स मौजूद होते हैं। ये सोडियम पोटाशियम पंप जो होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं ऑफ द न्यूरॉन एंड मसल फाइबर। हमने सेल मेम्ब्रेन को पढ़ा था कि इस तरह के फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो 2 लेयर्स में अरेंज होते हैं। फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इसी तरह 2 लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं। यहाँ पर प्रोटीन होते हैं, इसके बाहर भी प्रोटीन होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अच्छा, अब ये प्रोटीन जो होते हैं एक काम करता है एज अ पंप के तौर पर ये काम करते हैं। अब यहाँ पर ये सोडियम पोटाशियम पंप का काम ये होता है कि ये अंदर से 3 सोडियम को लेकर बाहर ले जाता है। सोडियम आयंस 3 सोडियम आयंस को बाहर ले जाते हैं और इसके साथ साथ 2 पोटाशियम आयंस को अंदर ले आते हैं। 2 पोटाशियम आयन को अंदर ले आते हैं। ये काम होते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को हमने पढ़ा था, ये काम करता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसी वजह से ये एटीपी यानी एनर्जी को इस्तेमाल करता है। तो किस तरह इस्तेमाल करता है, एटीपी का जो मॉलिक्यूल होता है उसका ब्रेकेज होता है, ये स्प्लिट हो जाता है इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट और इनऑर्गेनिक फास्फेट में ये डिसोसिएट हो जाता है। अच्छा, ये एटीपी ब्रेक होकर एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट में ब्रेक हो जाता है। इससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो ये प्रोटीन जिसको हम पंप कहते हैं ये इस्तेमाल करते हुए 3 सोडियम को बाहर ले जाते हैं और 2 पोटाशियम आयन को अंदर ले आता है। तो इसी तरीके से ये पंप काम करता है। किस तरीके से, इसी तरीके से बाय द यूज़ ऑफ एनर्जी, एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ की एनर्जी को इस्तेमाल करता है, एटीपी को ब्रेक करके ये एनर्जी को इस्तेमाल करता है। इसलिए हम उसको पंप्स कहते हैं, सोडियम पोटाशियम पंप, क्योंकि ये सोडियम और पोटाशियम का ट्रांसपोर्ट करता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं एंडोसाइटोसिस। व्हाट इज एंडोसाइटोसिस। जो बिग मॉलिक्यूल होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल, वो खुद
पास नहीं हो सकते, वो सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकती। तो वो इस एंडोसाइटोसिस की अमल के ज़रिए सेल के अंदर दाखिल होते हैं। किस तरीके से अंदर दाखिल होते हैं? फ़र्ज़ करिए एक सेल मेम्ब्रेन है और बाहर कोई पार्टिकल है जो सेल के अंदर उसका जाना है। तो जब ये सेल के पास आता है और सेल को टच करता है तो यहाँ पर सेल में अंदर की तरफ एक इन्विजिनेशन पैदा होती है और फिर ये पार्टिकल जो होता है ये सेल की इस इन्विजिनेशन के अंदर दाखिल हो जाता है और फाइनली ये जो होता है सेल मेम्ब्रेन से ये डिटैच कर जाता है। ये जो पार्टिकल था ये सेल मेम्ब्रेन से डिटैच कर जाता है और एक वैक्यूल बन जाता है सेल के अंदर की तरफ। इस पार्टिकल को हम फेगोसोम या पिनोसोम कहते हैं। लेकिन पहले आते हैं कि ये पार्टिकल जो है ये दो किस्म में हो सकता है। ये या तो सॉलिड फॉर्म में होगा या लिक्विड फॉर्म में। ये पार्टिकल या तो सॉलिड फॉर्म में होगा या लिक्विड फॉर्म में होगा। जब कोई लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड सेल के अंदर जाता है, जब कोई लार्ज मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाता है और प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, तो इस अमल को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। इस अमल को फेगोसाइटोसिस कहते हैं। जब कोई सॉलिड पार्टिकल सेल के अंदर जाता है एंडोसाइटोसिस के ज़रिए तो इस अमल को फेगोसाइटोसिस कहते हैं या सेल ईटिंग भी इसको कहते हैं। अब जो वैक्यूल फॉर्म हुआ, जो वैक्यूल यहाँ पर बन गया, इसको जिसमें सॉलिड पार्टिकल है इसको फेगोसोम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फेगोसोम। लेकिन अगर ये पार्टिकल जो सेल के बाहर है और सेल के अंदर जाने वाला है, अगर ये लिक्विड की फॉर्म में हो तो फिर हम इस प्रोसेस को पिनोसाइटोसिस कहते हैं। पिनोसाइटोसिस या पाइनोसाइटोसिस। तो फिर इस अमल को पिनोसाइटोसिस या पाइनोसाइटोसिस कहते हैं। इसको सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसको हम सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं। और जो वैक्यूल बन गया इसको हम पिनोसोम या पाइनोसोम कहते हैं। तो इसको हम पाइनोसोम या फेगोसोम का नाम देते हैं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस या स्टेट ऑफ सब्सटेंस, कि ये सॉलिड है या लिक्विड है जो सेल के अंदर जाने वाला है। और ये इस प्रोसेस को इसी वजह से फेगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस का नाम दिया जाता है। इसके बाद होता है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस जो होता है वो बिल्कुल एंडोसाइटोसिस का बिल्कुल उल्ट होता है। एंडोसाइटोसिस का बिल्कुल जो रिवर्स प्रोसेस है वो है एक्सोसाइटोसिस। अब आते हैं एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। एक्सोसाइटोसिस में जो वास्ट सब्सटेंसेस और बाई प्रोडक्ट सेल के अंदर पैदा होते हैं वो बाहर जाते हैं एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए। इसको सेल वोमिटिंग भी कहते हैं। एक्सोसाइटोसिस को सेल वोमिटिंग भी कहते हैं। एक्सोसाइटोसिस को सेल वोमिटिंग या ईफेजी भी कहते हैं। ईफीजी या सेल वोमिटिंग ये टर्म इस्तेमाल होते हैं एक्सोसाइटोसिस के लिए। अब जब कोई भी चीज़ सेल के अंदर, ये सेल का इनसाइड है फर्स्ट करिए सपोज, और सेल का बाहर साइड है ये, तो सेल के अंदर जो वास्ट प्रोडक्ट है या कोई बाई प्रोडक्ट है तो वो सेल के अंदर वैक्यूल के फॉर्म में मौजूद होता है। अब ये आएगा और सेल के सरफेस के साथ अटैच हो जाता है। जब ये सेल के सरफेस के साथ अटैच हो जाता है तो इस तरह ये सेल के सरफेस के साथ अटैच हो जाता है। इसके बाद ये बाहर की तरफ जो वास्ट सब्सटेंस है उसको रिलीज़ कर देता है। इस तरह ये बाहर की तरफ वास्ट सब्सटेंस को रिलीज़ कर देता है और वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाता है और सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाता है। इस वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन था वो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाता है। तो इस अमल को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस सेल वोमिटिंग या ईफीजी। तो इस वजह से
इन प्रोसेसेस को बल्क ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लार्ज मालिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है। इस एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए लार्ज मालिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसी वजह से इन दो प्रोसेस को बल्क ट्रांसपोर्ट का नाम भी दिया जाता है। और इन प्रोसेस की वजह से लार्ज मालिक्यूल या तो सेल के अंदर जा सकते हैं और सेल के बाहर भी आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह डिटेल के साथ आगे वीडियो में फिर हम सेल के अंदर की तरफ दाखिल होंगे और फिर साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे, फिर इसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के सेल ऑर्गेनेल और फिर न्यूक्लियस इंशाल्लाह पढ़ेंगे।